अशोक कुमार शर्मा जी, जो कि पिछले 15 वर्षों से ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, अंक ज्योतिष एवं मंत्र शास्त्रों का अध्ययन एवं अध्यापन करते आ रहे हैं। अपने ज्ञान के प्रकाश से आचार्य अशोक कुमार जी हमारे जीवन को प्रकाशमय कर रहे हैं। उनके इसी योगदान और सहयोग के लिए उन्हें ज्योतिष अलंकार, ज्योतिषाचार्य, देवज्ञ शिरोमणि तथा पुरोहित जैसी बड़ी उपाधियों से अलंकृत किया जा चुका है। आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी का मानना है कि सभी शास्त्रों का निर्माण सिर्फ मानव कल्याण के लिए हुआ है। पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी ने न केवल असंख्य लोगों को परामर्श देकर उनका जीवन धन्य किया, बल्कि लोगों के जीवन में खुशियों की बरसात की। आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी अपने ज्ञान, अपने कौशल से ज्योतिष, वास्तु, अंक ज्योतिष आदि विषयों पर अपने छात्रों के जीवन को प्रकाशमय कर रहे हैं। नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा। दोस्तों, इस कार्यक्रम के जरिए हम अंक शास्त्र और वास्तुशास्त्र में फैली भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश करते हैं, और न सिर्फ कोशिश करते हैं बल्कि जो छोटे छोटे सटीक उपाय गुरुजी बताते हैं उनसे आपकी समस्याओं का समाधान करने की भी हमारी कोशिश रहती है, क्योंकि हमारा मकसद ही सिर्फ इतना है कि आप खुशहाल रहें, आपका जीवन खुशहाल रहे और आपकी ज़िंदगी से जो परेशानियां हैं वो हमेशा के लिए दूर हो जाएं। और हमारे इस कार्यक्रम को आपका बहुत प्यार मिल रहा है, इसका भी हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम ग्रहों की शतरंज में। धन्यवाद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारी कुंडली में कई तरह के लगने वाले दोषों की। जी हाँ, कुछ दोष ऐसे होते हैं जो कि हमें काफ़ी परेशान करते हैं। पितृदोष की अगर बात करें तो वो भी उनमें से एक है। यहाँ तक कि हम कालसर्प दोष की बात करें तो कालसर्प दोष भी काफ़ी चर्चित है और कई लोगों की कुंडली में ये देखने को मिलता है। वहीं पे अगर बात करें हम मंगल दोष की, तो ये भी एक महत्वपूर्ण दोष होता है जो कि कई लोगों की कुंडली में रहता है और ख़ासकर दाम्पत्य जीवन में काफ़ी प्रभावी रहता है ये दोष। तो इन्हीं दोषों पर आज हम चर्चा करेंगे और साथ ही चर्चा करेंगे रंगों के महत्व की, कि कौन सा रंग हमारे लिए बेस्ट रहता है, कौन सा रंग हमें फलदायी होगा और कौन सा रंग हमें नहीं पहनना चाहिए। तो आइए आचार्य जी से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आचार्य जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, हम दोष की यहाँ पर हमने बात की, कई बार देखा जाता है कि घर में कई तरह की परेशानियाँ होती हैं, सब कुछ सही होने के बावजूद भी एक ना एक दिक्कतें हमारे सामने खड़ी रहती हैं। तो कैसे ये पहचाना जाए कि हमारे घर में पितृदोष है? आखिरकार पितृदोष होता क्या है? ज्योतिष शास्त्र के अगर संदर्भ में अगर हम देखें तो हमें पितृदोष, पितृऋण और पितृश्राप, ये 3 हमें शब्द मिलते हैं। लेकिन आजकल ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है कि आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष है, जिसके कारण से आपके जीवन में नाना प्रकार की विडंबनाएं, नाना प्रकार की परेशानियां जो आ रही हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये पितृदोष का जो प्रकरण है ये इतना ज़्यादा ज्योतिष के अंदर नहीं आता। ये ज़्यादातर देखा जाए तो लाल किताब आदि जो और ज्योतिष शास्त्र की जो शाखाएँ हैं उनके अंदर इसका विचार बार बार मिलता है, पितृदोष और पितृऋण। पितृदोष का अर्थ हुआ करता है कि हमारे जो भी वंशज हैं, चाहे वो दादाजी हैं, चाहे पिताश्री हैं या उनके जो पूर्वज हैं, वो जो हैं अगर उनकी सदगति नहीं हुई और सदगति न होने के कारण उनकी जो आत्माएं हैं वो तृप्त नहीं हुआ करती, और वो जो तृप्त नहीं हुआ करती तो हमें किसी न किसी प्रकार से कष्ट दिया करती हैं। उसको ज्योतिष शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो सूर्य या बृहस्पति ग्रह जब भी कहीं न कहीं पीड़ित हुआ करते हैं, ये 6-8-12 में बैठें, राहु केतु के साथ में स्थित हों या इनसे किसी प्रकार से संबंध बनाएं, तो पितृदोष की एक परिकल्पना हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में मिलती है। लेकिन जिन लोगों ने भी अगर गया जी में जाकर के या किसी और पावन जगह पर, हरिद्वार में जाकर के या त्रिवेणी जाकर के, ऐसी जगह पर जाकर के जो मोक्षदायिनी नगरियां हैं हमारे यहाँ पर 7 मानी गई, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावती, चैव, सप्तेता, मोक्षदायिका, अगर इन 7 जगहों में से किसी भी स्थान पर अगर आदमी जाकर के अपने पितरों के लिए सपिंडीकरण, नारायण बलि आदि अगर करके आता है और पितृ शांति की वहाँ पर जो है वो विधि विधान से उनकी शांति करा देता है, तो पितृदोष जो है दूर हुआ करता है और मनुष्य के जीवन में सौभाग्य, सुख, संपत्ति आदि का जो प्रादुर्भाव
है वो अनायास ही होने लग जाता है। तो जन्म पत्री में बनने वाली एक व्यवस्था है। दूसरा हमारे यहाँ पर है पितृऋण। अगर पितृऋण किसी की कुंडली में हुआ करता है तो उसमें ये लाल किताब के अंदर भी इसका बड़ा महत्व है कि वहाँ पर कई प्रकार के ऋण हैं। पितृऋण है, माता का ऋण है, स्वयं का ऋण हुआ करता है, भाई बहनों का ऋण हुआ करता है। अगर ये ऋण भी हों तो भी व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की परेशानियां हुआ करती हैं। उसी प्रकार पितृश्राप है। लेकिन पितृश्राप अगर किसी कुंडली में है तो वहाँ संतानहीनता या संतान होने के बाद उसका खंडित होने के योग हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्रों में मिलते हैं। वृद्धप्राशर होरा शास्त्र ज्योतिष शास्त्र का एक मानक ग्रंथ है, जिसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हमारे यहाँ पर साप फलाध्याय लिखा गया। भगवान शिव जो हैं उनसे माँ भगवती पार्वती सवाल पूछती हैं कि हे भगवान, ऐसे कौन से योग हुआ करते हैं जिनके अंदर व्यक्ति के यहाँ पर संतान जो है वो नहीं हुआ करती है, और हो भी जाती है तो वो कहीं न कहीं खंडित हो जाया करती है या मृत्यु को प्राप्त हुआ करती है, उनके बारे में हमें बताइए। क्योंकि जीवन जो है उसमें विवाह होना और विवाह के बाद संतान उत्पत्ति, ये दो जो क्रम हैं ये सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो इनका बड़ा ही महत्व है। अगर संतान नहीं हुई तो कहीं न कहीं जीवन जो है वो सार्थक नहीं हुआ करता, और सार्थक न होकर के सामाजिक दृष्टि से परिपूर्ण भी नहीं हुआ करता। तो पितृश्राप की हमारे यहाँ पर बात की गई। तो सूर्य से संबंधित अगर कोई बात होगी तो पितृश्राप होगा, चंद्रमा से संबंधित कोई बात होगी तो वहाँ पर माता का श्राप हुआ करता है, बृहस्पति से संबंधित कुछ हो तो ब्राह्मण का श्राप हुआ करता है। ये ज़्यादातर क्या है कि हम ही लोग जब अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, उनके साथ में जो है उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बुढ़ापे में उनके हमें लाठी बननी चाहिए, हमें उनका जो सुख सहयोग करना चाहिए, जब ऐसी परिस्थितियाँ नहीं बनती तो कहीं ना कहीं उनके मन से निकलने वाली जो आ है वो इस जन्म में नहीं मिलकर के अगले जन्म में कहीं ना कहीं वो ट्रांसफर हो जाया करती है। और ज्योतिष शास्त्र का तो मानना ही यही है कि जन्मांतरों में जो व्यक्ति ने कर्म किए उन्हीं का फल व्यक्ति जो है इस जन्म के अंदर भोगता है। ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि यदुपचित मन्ये जन्मनि शुभा शुभम तस्य कर्मण पंक्तिम व्यंजयति शास्त्र में तम सिद्रव्याणि दीपीव। महर्षि वराहमिहिर बतलाते हैं कि यद उपजित अन्य जन्मनि, जो अन्य जन्म जन्मांतरों में व्यक्ति ने जो कर्म भी किए उन कर्मों का जो भी शुभाशुभ जो फल है वो जो उपजा है, जो पैदा हुआ है, उसी को भोगने के लिए मनुष्य का जन्म जो है ये हुआ है। और इस जन्म में वो कुछ ऐसे भी कर्म करता है जिसको हम क्रियमान कर्म करते हैं, जैसे हम रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ नहाते धोते हैं, अपने काम पर जाते हैं, ये हमारे क्रियमान कर्म है। लेकिन ज़्यादातर जो फल है वो प्रारब्ध कर्मों के वशीभूत होकर के हमें इस जन्म में मिलता है। तो वो जन्म पत्री में बनने वाले ग्रह योगों की जो स्थिति है उससे हमें मालूम पड़ता है कि जन्म पत्री में पितृदोष है, जन्म पत्री में पितृऋण है, जन्म पत्री में कोई पितृश्राप है। तो इन सब का जो आकलन है वो ज्योतिष के संदर्भ में किया जाता है। और ज्योतिष के संदर्भ में अगर ये जान लिया जाए तो उससे संबंधित जो भी शास्त्र ने उपायों की व्यवस्था की है, अगर वो उपाय कर लिए जाएँ तो ये दोष दूर हुआ करते हैं। और दोष दूर होने के बाद व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में सुख शांति वैभव ऐश्वर्य मान सम्मान आदि की प्राप्ति जो है उसे अनायास ही होने लग जाती है। तो शास्त्र में इन बातों की व्यवस्था की गई और शास्त्रीय विधि से ही उनके उपायों की व्यवस्था की गई। तो हमें उपाय कर लेने चाहिए, और उपाय करने के बाद व्यक्ति के जीवन में जो भी समस्या और संकट है वो दूर हुआ करते हैं और व्यक्ति जो है वो आनंद और मंगल के साथ अपना जीवन यापन करने लग जाता है। जी, तो आचार्य जी ने बताया कि किस तरह से पितृदोष जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में परेशानियां जो हैं वो खड़ी करते हैं। आचार्य जी, आपने यहाँ उपायों की बात की है, क्या कुछ ऐसे उपाय आप हमारे दर्शकों को बताएंगे जिनसे वो अगर अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लाभ भी पहुँचेगा? देखिए, पितृदोष के बारे में तो मैं इतना ही ज़रूर कहूँगा कि इसका कोई वैसे सामान्य टोटके के रूप में तो हमारे पास उपाय जो है उपलब्ध नहीं है। और टोटका हुआ करता है, कई बार तो बड़ा सफल हुआ करता है और कई बार असफल भी हुआ करता है। इसलिए शास्त्रीय विधि से जो उपाय बताए गए उन्हीं का हमें अनुसरण करना चाहिए। हो सकता है चलो आज हमारी आर्थिक स्थिति इतनी संपन्न नहीं है कि मैं आज करा सकता हूँ, चाहे आप 6 महीने बाद कराएं, चाहे साल भर बाद कराएं, लेकिन जब भी आप उपाय कराएं शास्त्रीय विधि के द्वारा कराएं, क्योंकि शास्त्र सम्मत तरीकों से किया हुआ जो उपाय है वो अक्षुण्ण बना रहता है और उसकी निवृत्ति हुआ करती है और व्यक्ति को शांति जो है प्रदान हुआ करती है। तो पितृ अगर कोई दोष है आपके तो आप गया जी जाइए, या वहाँ नहीं जा सकते कुरुक्षेत्र में भी आप जाकर के कर सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी जो जगह हैं ये पुण्यदायिनी जगह हैं। यहाँ पर आप
किसी शुभ मुहूर्त में अमावस्या को जा सकते हैं, या हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में अनेक प्रकार के मुहूर्त प्रकरण दिए हुए हैं कि कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि हो, माघ मास का महीना हो, उसी प्रकार से श्रावण मास की त्रयोदशी तिथि बहुत अच्छी मानी गई है। तो अलग अलग जो हैं नियम हमारे यहाँ पर है, लेकिन अमावस्या के समय या संक्रांति के समय या ग्रहण काल के समय अगर आप जा करके अपने जितने भी पूर्वज थे उनका यथाविधि ढंग से, अगर शास्त्रीय ढंग से अगर आप जो हैं पितृदोष के निवारणार्थ जो भी सपिंडीकरण है, जो पितृ शांति के लिए जिन जिन नियमों का हमारे यहाँ पर जो पालन करने की बात कही है, वो किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण व्यक्ति से जो कर्मकांड का अच्छा जानकार हो, ज्योतिष का भी जानकार हो, उससे आप जो है वो करवाइए। ऐसा करने से उनकी शांति हुआ करती है। लेकिन इनका टोटके के रूप में हमारे पास कोई बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, ज़्यादा दिक्कत है तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अमावस्या के दिन जो है वो आप खाना बनाइए, ब्राह्मणों को भी खिला सकते हैं, कुछ दान दक्षिणा दे सकते हैं, और कहीं न कहीं पितरों के नाम से आप एक कलश लेकर के पानी का और वो भर के रख दीजिए। ऐसा करने से भी कहीं न कहीं पितरों से मिलने वाला जो अशुभ फल है वो हमें कम मिलने लग जाता है, लेकिन शास्त्रीय ढंग से शांति कराने से ही उसकी निवृत्ति हुआ करती है। इसलिए चाहे 2 दिन बाद कराइए, 2 साल बाद कराइए, लेकिन शास्त्रीय विधि से कराइए। ऐसा करने से पितृदोष जो है वो दूर हुआ करता है और व्यक्ति के जीवन में सुख सुविधाओं की जो है प्राप्ति होने लग जाती है। जी, तो अगर पितृदोष आपको लगता है कि आपके जीवन में है और अगर आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको जो आचार्य जी ने उपाय बताया है उसी पर अमल करना होगा, क्योंकि घर पर तो उपाय कर सकते हैं लेकिन वो इतने कारगर साबित नहीं होंगे, क्योंकि ये पितृदोष है, कोई छोटा दोष नहीं है जो कोई छोटा मोटा उपाय बता दिया जाए उससे ठीक हो जाएगा। तो ये आप जिस तरीके से आचार्य जी ने बताया, चाहे तो आप गया जी चले जाएँ, जो भी मोक्षदायिनी नगरी है, जो भी जहाँ पर भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, अगर उस जगह पर जाकर आप ये सब करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो पितृदोष है वो अपने आप शांत हो जाता है। आचार्य जी, एक चीज़ देखने में आती है, घर जब बनाते हैं, घर जब बन जाते हैं तो कई बार देखा जाता है कि घर के ऊपर के हिस्से में अक्सर देखा है मैंने कि छोटे छोटे पेड़ उगाते हैं, या जो दरारें होती हैं उनमें से पेड़ जो है उगाते हैं। अक्सर जो है पीपल का वृक्ष जो है उगता देखा जाता है। तो क्या ये भी किसी तरह के दोष को जो है दर्शाता है कि कई लोगों से सुना कि पितृदोष है? कितनी भ्रांति है और कितनी सच्चाई है? देखिए, इस संदर्भ में मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि बरगद का पेड़ और जो पीपल का जो वृक्ष है, इसके जो बीज हैं वो ऐसे हुआ करते हैं कि कोई भी जो पक्षी है जब उसको खा लिया करता है, उसके बाद में मल द्वार के द्वारा जब वो भेंट के रूप में निकालता है तो वो उसके जो बीज हैं यथावत रहा करते हैं। ऐसे में वो कहीं घर पे बैठा हुआ था मुंडेर पे और वो वहीं पर उसने भेंट कर दी, उसके बाद में बारिश उरिश हो गई और वो किसी कोई क्रैक नेस थी या वहाँ चला गया तो वो उग भी जाया करता है। इसका अर्थ ये नहीं कि ये दोष उत्पन्न हो गया, वो दोष, ये शकुन शास्त्र आदि में इनका विवरण है और उसकी जानकारी मेरे को अभी इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर उसके बारे में पता करके फिर किसी दिन बता भी दूंगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है कि कोई भी चीज़ घटनाक्रम घट गई, अगर कोई पेड़ उग गया तो उससे ये दोष हो गया। ये ज़्यादातर ज्योतिष के जो जानकार लोग हैं वो कितने जानकार हैं कितने नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाए तो समाज को भी गुमराह करने वाले भी हम ही लोग हैं और समाज को अगर सही मार्ग पे लाने की एक भी कोशिश हम ही लोगों को करनी चाहिए। तो जहाँ तक संभव हो ज्योतिष शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में इसका काम करना चाहिए। पितृदोष या कालसर्प दोष, ये 2 ऐसे दोष हैं कि हर व्यक्ति को कोई न कोई, किसी के पास भी आप चले जाइए, आप 10 कुंडलियाँ लेके जाइए किसी ज्योतिषी के पास, वो 10 की 10 कुंडलियों में बताता है पितृदोष है और कालसर्प दोष है, बल्कि उनकी कुंडलियों में ये दोष हुआ भी नहीं करते। तो ऐसी जो परिस्थितियां हैं उसको थोड़ा सा ज्योतिषी को भी लालच के वशीभूत होकर के न देख करके कहीं न कहीं शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में, शास्त्र के प्रति जो उसकी मर्यादा है उसके साथ में उसको जुड़ करके चलना चाहिए। लेकिन किसी घर के अंदर अगर कोई पेड़ उग गया है स्वतः ही तो उससे कोई पितृदोष पैदा हुआ है, ऐसी मेरी जानकारी में नहीं है और इसको इस तरीके से देखा भी नहीं जाना चाहिए। जी, तो अक्सर देखने में आता है, कई लोगों से सुना भी जाता है कि जो घर के ऊपर या घर के जो ऊपर जो दीवारों पे दरारें होती हैं, जो होल्स होते हैं, उसमें कई बार पेड़ जो हैं वो छोटे छोटे पौधे उगाते हैं। तो कई लोगों से ये सुना गया है कि ये जब चीज़ें होने लग जाती हैं तो इसका मतलब जो है पितृदोष घर में होता है। लेकिन जिस तरह से इस भ्रांति को आचार्य जी ने दूर किया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपके घर में ऊपर छत पर कोई छोटे छोटे पौधे
लोग आए हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कोई दोष नहीं है। जो उसका एक कारण जो आचार्य जी ने बताया वो भी हो सकता है। आचार्य जी, यहाँ पर मैं एक मेल का जिक्र करना चाहूँगी। सिडनी से हरजीत सिंह ने हमें मेल किया है और उनका कहना है कि वो यहाँ ड्राइवर का काम करते थे, लेकिन उनका जो काम है वो बीच में छूट गया। इस दौरान उन्होंने हमारा एक प्रोग्राम देखा और उस प्रोग्राम में वो जो आपका जो हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो उनको बहुत पसंद आई और इस दौरान उन्होंने आपसे संपर्क किया और आपसे अपनी समस्या का समाधान मांगा और जो भी समाधान आपने इनको बताया उन्होंने वो अपनाया भी। और यहाँ तक कि जब इन्होंने अपनाना शुरू किया, इनका कहना है, तभी जो है उसके तकरीबन 2 या 3 दिन के अंदर ही इनका नया काम जो है वो लग गया। तो ये काफ़ी आभारी हैं हम लोगों के। ये साफ तौर पर इनका कहना है कि गुरुजी को मेरा कोटि कोटि नमन, क्योंकि गुरुजी ने जो है मेरी लाइफ को फिर से बना दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति किसी की लाइफ को नहीं बना सकता। ये तो सब परमपिता परमात्मा के देन है और हम सब लोग माध्यम है वास्तव में। क्योंकि मुझे किसी चीज़ की अगर जानकारी है और आपके जीवन में उसी से संबंधित कोई सवाल है तो संभावना है कि मैं ही उसका निराकरण करने में समर्थ हो सकता हूँ। अगर मुझे मेरा मोबाइल अगर ख़राब हो जाए तो उसको मैं ठीक नहीं कर सकता, किसी मोबाइल ऑपरेटर के पास जाऊँगा, वो उसको ठीक कर देगा। तो ये क्या है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं माध्यम है वास्तव में। तो मैं एक माध्यम बना और जो परेशानी थी उससे संबंधित जो उपाय थे वो हमने आपको बताए और उनको उपायों को करने से आपका काम जो था वो बन गया और वो इतनी जल्दी बन गया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है और भगवान करे कि आप यूँ ही जो हैं कुशल मंगल रहें, परमात्मा की आप पे अनुकंपा बनी रहे और आप जो है अपने जीवन में सुख शांति को प्राप्त हों। जी, उम्मीद करते हैं हरजीत, जिस तरह से आपको लाभ पहुंचा है, आपने जिस लगन के साथ, जिस विश्वास के साथ आपने इन उपायों को किया है और जो पूजा गुरुजी ने बताई उसको किया है, उससे आपको फ़ायदा हुआ है। तो उसके लिए आपने हमें धन्यवाद दिया, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं आपके। और आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि आप भी हमें ईमेल्स कर सकते हैं और आप अपनी समस्या भी पूछ सकते हैं और हमें फीडबैक भी दे सकते हैं, क्योंकि जब आप हमसे जुड़ते हैं, चाहे वो मेल के ज़रिए हो चाहे वो फ़ोन के ज़रिए हो, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आपका प्यार हमें यूं ही मिलता रहे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। आचार्य जी ने जिस तरीके से बताया कि जो दोष हैं वो किस तरह से उत्पन्न होते हैं, पितृदोष की यहाँ बात की जा रही थी। तो जो भ्रांति है कि घर की छत पर जो पौधे उगाते हैं कहीं ना कहीं वो भी पितृदोष के कारण होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। आचार्य जी से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे, आप बने रहें हमारे साथ। मेरे जीवन में ज्योतिष और वास्तु का बहुत ही महत्व रहता है, क्योंकि कुछ समय पहले मैं अपने पारिवारिक जीवन से कुछ समस्याओं के कारण बहुत ही परेशान और निराश हो गया था। जब से मैं इस इंस्टीट्यूट में आया हूँ तब से मैंने सीखा है और 1 साल तक मैं इसको लगातार सीखते रहा। सीखने के बाद मैंने खुद ही इन चीज़ों का कुछ बहुत सारे उपाय किए, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं यहाँ पर 1 साल मुझे लगभग पढ़ते हो गया है। मैंने अब ये फैसला किया है कि मैं इसको अपना एक प्रोफेशनल रिटायरमेंट के बाद इसको एक प्रोफेशनली अपनाऊंगा और गुरुजी के मार्गदर्शन में मैं लोगों का भला करूंगा। मैं गुरुजी से 4 साल से कनेक्टेड हूँ और इनका जो पढ़ाने का ढंग है वो सिंपल वे में एक आराम से समझ आ जाता है। इनके पास में आके मैंने इतना सिंपल वे से सीखा, जो कि एक रट्टाफिकेशन थी वो मेरी ख़त्म हो गई। जो हमारे गुरुवर हैं श्री अशोक कुमार जी, उनके बारे में तो तारीफ़ करना तो ये समझिए कि सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। यदि ब्राह्मणों के कर्म को आगे बढ़ाना है तो ऐसे गुरुजनों का होना बड़ा ही आवश्यक और बड़ा ही ज़रूरी है। अगर ऐसे गुरुवर सभी को भी मिल जाए तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी वैदिक संस्कृति है, जिसे हम ज्योतिष वास्तु कहते हैं, उसको आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। जो चीज़ उन्होंने एक बार किसी को पढ़ा दिया और समझा दिया, वो दिमाग से कभी निकलता ही नहीं है। वो ऐसे बैठ जाता है मान लो जैसे पता नहीं कितने पुराने टाइम से उन्होंने पढ़ रखा हो। उनका पढ़ाने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। I am learning for last 6 months here Vedic astrology, and in regards to how Guruji
take classes. I would say that he is very dedicated person, very focused, very disciplined, and the second part which he brings is a different way of making a person understanding. So he always takes certain examples, make sure that you have taken those examples by heart, and then this is the way I study, and Guruji makes me feel here that I am studying with examples and a very focused way. हमारा पता है इंस्टीट्यूट ऑफ वास्तु एस्ट्रोलॉजी एंड जेमोलॉजी C118 फर्स्ट फ्लोर पालम व्यापार केंद्र मार्केट पालम विहार गुड़गांव 122017। हमारे फोन नंबर्स हैं 0124407386 9971743292 9810155145। हमारी ईमेल आईडी है ग्रहों की शतरंज @gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.iwag.com। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रहों की शतरंज। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आचार्य जी से बातचीत करते हैं। हम दोषों के बारे में बात कर रहे थे आचार्य जी। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण दोष आता है, वो है काल सर्प दोष। काल सर्प दोष के बारे में जो कहा जाता है कि अगर किसी को ये पता चल जाता है कि उसकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो वो काफ़ी भयभीत हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तो काल सर्प दोष का कैसे पता चलता है और क्या इसके सिर्फ कुप्रभाव भी होते हैं या कुछ अच्छे प्रभाव भी हमारी लाइफ में पड़ते नजर आते हैं ज्योतिष के अनुसार? इस बारे में तो हमने एक पूरा ही एपिसोड किया था और मैंने उस एपिसोड में ये बात कही थी कि कालसर्प नाम का दोष हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में कहीं पर भी नहीं लिखा मिलता। और जो भी व्यक्ति कालसर्प दोष के बारे में अगर कोई प्रमाणिकता देना चाहता है तो वो हमारे पास आ सकता है और हमसे इस बारे में डिबेट कर सकता है, क्योंकि किसी चीज़ की अगर हमें जानकारी नहीं है और उनको जानकारी है और वो अगर हमारे सामने कोई प्रमाण रखता है तो हम कहीं न कहीं उस प्रमाण को मानने के लिए तत्पर भी होंगे। लेकिन कालसर्प नाम का जो दोष है वो हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र के किसी भी मानक ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ नहीं मिलता। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि राहु और केतु का जो प्रभाव है इसको लोगों ने बड़ा ही गलत माना, जो कि वास्तव में देखा जाए तो बहुत ही खराब बात है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का जब आप स्वाध्याय करेंगे, उसको पढ़ेंगे, तब मालूम पड़ेगा कि राहु और केतु भी जो हैं वो व्यक्ति के जीवन में वो सुख संपत्ति देने में समर्थ हुआ करते हैं जो बृहस्पति भी नहीं दिया करता। हमारे यहाँ व्रतपराशर होरा शास्त्र में राहु और केतु के फल के निर्णय के लिए हमें एक संदर्भ मिलता है। वो कहता है यद्दद भाव गतो वापि यद्दद भावे संयुक्तो तत्तत् फलानि प्रबल्लो प्रदिशेतम तमोग्रहो। ये राहु और केतु जो तम ग्रह हैं, जो छाया ग्रह हैं, ये इनकी खासियत ये हुआ करती है कि ये अकेले अगर किसी भाव में स्थित होंगे तो ये उसी के अनुसार अपना फल देने में समर्थ हुआ करते हैं। और यदि कोई ग्रह इनके साथ में स्थित होगा तो उसके फल को अपने अंदर ग्रहित कर लेते हैं और उसके अनुसार अपने फल दिया करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि राहु और केतु ग्रह यदि योग कारक के साथ होंगे तो योग कारक हो जाएंगे, अगर मारक ग्रह के साथ होंगे तो मारक हो जाएंगे, अगर त्रिषडाधीश के साथ हो जाएंगे तो त्रिषडाधीश कहलाएंगे, अगर ये केंद्र त्रिकोण में स्थित होंगे तो स्वयं ही राजयोग कारक हो जाएंगे। मैं अपनी कुंडली का भी इसमें कहो तो मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि राहु मेरे 10वें भाव में और केतु 4th भाव में अकेले हैं। और राहु और केतु की जब जब दशांतरसाएँ आई हैं हमेशा मैंने अपने जीवन में काफ़ी उन्नति की है, मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। मेरी कुंडली में कालसर्प दोष नहीं है, लेकिन जो तथाकथित कहा जाता है। लेकिन मेरे जानकर बहुत सारे लोग हैं जिनकी कुंडलियों में राहु केतु की स्थिति जो है कालसर्प दोष बना के बैठी है, लेकिन उनके 9th हाउस में राहु है। राहु की दशा में उसने खूब यात्राएं की, राहु की दशा में उसका भाग्य हुआ, राहु की दशा में उसके संतान उत्पन्न हुई। तो यहाँ पर कालसर्प दोष का जो फल है, निर्धनता, भाग्यहीनता, हर चीज़ में रुकावट होना, ऐसा कोई फल प्राप्त नहीं हुआ है व्यक्ति को। 9th हाउस में बैठे हुए राहु ने उसके जीवन में सभी प्रकार की अच्छे जितने भी फल थे वो सारे के सारे उसके जीवन में घटित हुए। तो कालसर्प दोष जो है वो ज्योतिष शास्त्र में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं मिलता, इसको नहीं मानना चाहिए। हाँ, राहु और केतु ग्रहों से डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रह कोई भी किसी को किसी प्रकार का फल नहीं देता। ये हम बार बार कह चुके हैं। सर्वे ग्रह सूचना मात्र, सभी ग्रह सूचना मात्र दिया करते हैं और व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो उसी के द्वारा बोया हुआ है। उस जो जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा। ये सभी के सभी जो ग्रह हैं वो
हमारे कर्म फल जो भी हमने किया उसका फल शुभ है या अशुभ है उसकी सूचना मात्र दिया करते हैं। तो काल सर्प दोष को जो है ज़्यादा हमें प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए और राहु केतु आदि ग्रहों से हमें नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ कर्मकांड है जिसमें पूजा पाठ अनुष्ठान आदि हुआ करते हैं। वहाँ पर एक मंत्र है, राहुर बाहुर ऐश्वर्यम करोति विपुलाम केतु कुलुष्योन्नति। राहु जो है वो व्यक्ति के बाहु यानी कि ताकत और साहस हिम्मत हौसला देने वाला ग्रह है, और ऐश्वर्यम करोति विपुलाम और ऐश्वर्य देने वाला नेम फेम शोहरत आदि जो देने वाला ग्रह है वो राहु ग्रह है। और केतु कुलस्योन्नति, और केतु जो ग्रह है वो कुल की उन्नति करने वाला। केतु ग्रह की दशा में देखिए ज़्यादातर लोगों के पुत्र संतान उत्पन्न हुआ करती है, लेकिन जिनके पुत्र उत्पन्न हो चुका और उसके बाद केतु का आ गया तो केतु की दशा का सबसे बड़ा फल क्या है, हमेशा ये लिंग को परिवर्तन कर देगा। अगर लड़की हुई है आपको और बाद में केतु की दशा आ गई तो आपको लड़का हो जाएगा, और पहले लड़की हुई है और बाद में केतु की दशा आ गई तो आपको लड़का हो जाएगा। केतु कुलोन्नति, केतु कुल की उन्नति करने वाला ग्रह है, इसलिए कोई भी ग्रह शुभ या अशुभ नहीं हुआ करता। जिस प्रकार से हम लोग ही सभ्य भी हुआ करते हैं और हमसे बड़ा कोई असभ्य भी नहीं हुआ करता, परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। आप जैसी परिस्थिति में होंगे वैसे ही आपकी सभ्यता और असभ्यता हुआ करती है। उसी प्रकार प्रत्येक ग्रह भी जिस प्रकार के ग्रह योगों के अंदर विद्यमान हुआ करता है, जिस प्रकार की कुंडली में स्थिति के आधार पर बैठा हुआ करता है, किन ग्रहों से युद्ध है, किन ग्रहों से दृष्टि है, किन ग्रहों के साथ में वो संबंध बना रहा है, वो किन भावों में स्थित है, वो नवांश आदि में कितनी बलवत्ता के साथ में बैठा हुआ है, इन सभी चीज़ों का समग्र विचार करने के बाद राहु और केतु के बारे में फल का आकलन करना चाहिए। काल सर्प आदि जो दोष हैं, जो भयावह परिस्थितियां पैदा करते हैं, व्यक्ति को कहीं न कहीं अंधकार की तरफ लेके चले जाते हैं, उससे हमें बचना चाहिए। और राहु और केतु की दशा में भी व्यक्ति खूब उन्नति कर सकता है, तो वो तो कुंडली में बनने वाले योगों के ऊपर ही निर्भर करता है। इसलिए काल सर्प दोष से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। जी, तो आचार्य जी ने जिस तरह से बताया कि काल सर्प दोष कोई भी दोष नहीं होता है और इससे डरने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काल सर्प दोष के नाम पर क्या होता है कि हमें डरा दिया जाता है। जगह जगह ज्योतिषियों की भरमार है, तो ऐसे में जब हम किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो कोई न कोई जो ज्योतिषी है ऐसा ये कह देता है कि काल सर्प दोष है, जिसके कारण आप जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आचार्य जी ने जिस तरह से बताया कि काल सर्प दोष जो है वो नहीं होता है, हालांकि केतु जो है वो कुल की उन्नति के लिए होता है और कहीं ना कहीं जो है उसका सही जो असर है वो भी आपके जीवन पर जो है वो नज़र आने लगता है। आचार्य जी, जिस तरीके से आपने बताया हमें कि दोष जो है न काल सर्प दोष कुछ नहीं होता, लेकिन पितृदोष के बारे में आपने ढेर सारी हमें जानकारी दी और साथ ही जो काल सर्प दोष को लेकर भ्रांतियाँ फैली हुई हैं वो भी आपने हमारे दर्शकों को बताया। आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि काल सर्प दोष कुछ भी नहीं होता है। हालांकि पितृदोष की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि पितृदोष की शांति जो है वो मोक्षदायिनी नगरी में मोक्षदायिनी नदी के पास ही हो सकती है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप पितृदोष से मुक्ति पा लेते हैं और आपकी जो आपकी ज़िंदगी है वो सही तरह से पटरी पर वापस लौट आती है। जो छोटी छोटी परेशानियाँ जो समक्ष में खड़ी होती हैं वो खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। दोस्तों, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको ढेर सारी जानकारियां इसी तरह से देते रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। यदि आप पंडित जी से कुंडली एवं वास्तु संबंधी परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमारे अकाउंट नंबर 6800242596, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IFSC कोड MAHB 001308 में 2100 रुपए जमा कराकर परामर्श ले सकते हैं। हमारा पता है इंस्टीट्यूट ऑफ वास्तु एस्ट्रोलॉजी एंड जेमोलॉजी, C118, फर्स्ट फ्लोर, पालम व्यापार केंद्र मार्केट, पालम विहार, गुड़गांव 122017। हमारे फोन नंबर्स हैं 0124407386 9971743292 9810155145। हमारी ईमेल आईडी है ग्रहों की शतरंज @gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.iwag.com।